डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर पुनः हाजिर हूं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे जो कि आपकी 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं आज के हमारे लगभग सवाल 2019 की बोर्ड परीक्षा के सेट नंबर 5 से लिए गए हैं। 2019 की बोर्ड परीक्षा के सेट नंबर 5 से लिए गए हैं। आप इन सवालों को देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है इन सवालों में, तो ध्यान दीजिएगा कि इन सवालों में सबसे पहला सवाल है आपके सामने शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला चीज आपके सामने दिखा कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसका वेग नियतांक का मात्रक क्या है। तो आप बताएंगे इसमें से इसके वेग नियतांक का मात्रक क्या है। पहला लिखा है लीटर सेकेंड पे -1, और जो दूसरा लिखा हुआ है लीटर मोल पे -1 सेकेंड पे -1, फिर मोल लीटर पे -1 और सेकेंड पे -1, और फिर मोल सेकेंड पे -1। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वेग नियतांक को प्रदर्शित किससे करते हैं। वेग नियतांक को ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले इस के मात्रक को पढ़ते हैं। के का मात्रक, इस के मात्रक का फॉर्मूला क्या है आप ध्यान दीजिएगा। जो इस के मात्रक का फॉर्मूला है वो होता है, सबसे पहली चीज़ आप लिखिएगा मोल, और मोल की पावर होता है 1 - n इंटू लीटर होता है लीटर। तो लीटर की पावर आप लिखेंगे n-1, और फिर होता है सेकेंड, उसकी पावर होता है -1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, वेग स्थिरांक के मात्रक का। जहाँ यन क्या है, जहाँ यन है अभिक्रिया की कोटि। अब आपको जिस कोटि का निकालना है आप उसी वैल्यू को इसमें फटाक से रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जिस भी कोटि का आपको निकालना है, तो मैंने कहा यहाँ पे आपको शून्य कोटि का निकालना है। तो अगर आप शून्य कोटि का निकालने वाले हैं तो यहाँ ज़रा देखिए एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही आप उस ये फॉर्मूले में रखेंगे इस मान को, तुरंत ही आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखिए। तो आपको मिलने वाला है ये जो लिखा है मोल, इसकी पावर हो जाएगा 1 - 0। फिर जब आपने लीटर लिखा तो लीटर की पावर होगा, देखिए n-1 है ना यहाँ पे, तो n की जगह 0 है और -1 हो जाएगा, और बाकी सेकंड तो हमेशा -1 ही रहेगा। तो ज़रा देखिए क्या मिला, आपको मिला मोल, और उसकी पावर जब घटा यहाँ पे तो केवल एक ही तो बचा ना, उसके बाद इंटू लीटर। तो लीटर 0 में से एक घट रहा है, इसीलिए उस पर -1 बच गया, और सेकंड पे -1 पहले से ही दिख रहा है। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पे जो मात्रक मिला वो मिल गया मोल, लीटर पे -1, सेकंड पे -1। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोल लीटर पे -1 सेकंड पे -1। ऐसे मैं आपको इसी फॉर्मूले में रखकर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकाल के दिखा देता हूँ। जरा यहीं से आप ऊपर देख लीजिएगा, अगर प्रथम कोटि है तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखेंगे जरा आप लोग, जैसे ही हम लोग लिखेंगे मोल तो उसकी पावर हो जाएगा 1 - 1। फिर जब लिखेंगे लीटर तो लीटर की पावर हो जाएगा भी 1 - 1, और जो आपका सेकेंड बचेगा उसकी पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये बचा आपका, देखिए ऊपर मोल की पावर 1 में से गया 0, फिर लीटर की पावर भी 1 में से गया तो 0, और सेकेंड की पावर -1। तो देखिए ये दोनों तो ख़त्म हो गए, क्योंकि किसी की घात 0 का मान 1 होता है। बचा क्या आपके पास, खाली बचा आपके पास सेकेंड पे -1। इसीलिए आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड पे -1। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आया समझ में आपको, देखिए कितना बढ़िया तरीके से सवाल लग गया आपका। ठीक है, तो ये आप इससे किसी भी कोटि का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में 2 कोटि का पूछ लिया, तो आप यहीं पे सब 2 रख दीजिएगा, 2। ध्यान दीजिएगा, तो मोल पे -1 हो जाएगा, लीटर पे 1 हो जाएगा, और सेकेंड पे -1 हो जाएगा, ये उसका मात्रक होगा। ठीक है, आप जैसा चाहेंगे वैसा आप लगा सकते हैं।
अब देखिए आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। आप बताएंगे कि किस चैप्टर से संबंधित है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि ये सवाल जो आपका है विद्युत रसायन चैप्टर से संबंधित है। और किससे संबंधित है? ECS से संबंधित है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित है। अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी तो आप इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। तो ज़रा सवाल को अच्छे से पढ़ा जाए पहले। देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि 4 रंगहीन लवण हैं, 4 रंगहीन लवण है, ये दिए गए हैं 4 के चारों, मतलब इनका कोई रंग नहीं, आप याद कर लीजिएगा। पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए हैं। इनमें तांबे की पट्टी डुबाएंगे। तो देखिए तांबा डुबाएंगे आप लोग, और तांबा डुबाने के बाद क्या होगा, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। देखिए जैसे ही कॉपर जो होता है वो तो रंगहीन होता है, ठीक है ना, और कॉपर जैसे ही आपका अपने क्यूप्रिक आयन में बदलता है तुरंत ही यह हो जाता है नीला। क्या हो जाता है? नीला। मतलब एक बात समझ लीजिए कि इस रिएक्शन में जहाँ पर कॉपर बदल जाएगा Cu2+ में, उसी का रंग होगा नीला, ध्यान दे लीजिएगा। और अगर कॉपर Cu2+ में नहीं बदल पाया तो उसका रंग नीला नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए हम रिएक्शन शुरू करते हैं। पहला वाला, पहला था आपको ZnNO3 ट्वाइस। पहला ऑप्शन देखिएगा आप, आपको पहला ऑप्शन दिया गया था ZnNO3 ट्वाइस, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें तांबे की पट्टी डुबाते हैं, मतलब ZnNO3 ट्वाइस था हमारे पास और हम इसमें डुबाते हैं तांबे की पट्टी अर्थात कॉपर। तो आपने ECS में देखा होगा कि जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, ये धातु है ना, ऊपर स्थित धातुएं होती हैं अपने से नीचे स्थित धातु आयन को, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे चूंकि Zn2+ बना के रहा होगा तो धातु आयन कहेंगे आप इसे। तो जो धातु है वो धातु आयन को हटाती है, लेकिन कब? जब ऊपर होती है तब, ऊपर होती है तब, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। कब हटाएगी? जब ऊपर होती है तब। अगर ऊपर नहीं होगी तो नहीं हटा पाएगी। तो आप जरा बताइए कि क्या कॉपर जो है वो जिंक से ऊपर है कि नहीं? कॉपर जो है क्या वो जिंक से ऊपर है? तो इसका जवाब है नहीं, कॉपर खुद नीचे है। तो क्या कॉपर जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्या यहाँ पे आपका Cu2+ बनने पाया? नहीं बना, अर्थात ये ऑप्शन गलत। चलिए दूसरे की बात करिए आप लोग। Cd कैडमियम है, PbNO3 सॉरी CdNO3। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CdNO3 ट्वाइस, इसमें चलिए कॉपर डालिए। तो अब बताइए क्या कॉपर जो है इस कैडमियम से ऊपर है क्या? बताइए, जवाब दीजिए। तो यहाँ भी हमारा जवाब आता है नहीं, कॉपर नीचे है किससे? कैडमियम से। इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ भी Cu2+ नहीं बन पाया। Cu2+ को बेचारे को भी और इंतजार करना पड़ता है। एक ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, यहीं पे PbNO3 ट्वाइस है, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। जैसे ही हम इसमें कॉपर की पत्ती डालेंगे अर्थात तांबे की पत्ती डालेंगे, कॉपर सोचेगा कि मैं जाऊं और Pb को हटा दूं, लेकिन बात वही है कि Pb इससे ऊपर रहता है, इसीलिए कॉपर उसको भी नहीं हटा पाता है। तो यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं हो पाती है, याद रख लीजिएगा। लास्ट में बचा आपका AgNO3, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। चेक भी कर लेते हैं कैसे सही होगा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है AgNO3। जैसे ही आप इसमें तांबे की पत्ती डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही तांबे की पत्ती डालेंगे तुरंत ही तांबा जो है Ag से ऊपर होता है, याद रखिएगा, इसीलिए उसको हटा देगा। क्या कर देगा जी? हटा देगा। अगर हटाया तो तांबा अब किसके पास जाने वाला है जी? NO3 के पास। तो ज़रा देखिए इसका यौगिक क्या बनेगा। Cu जो है 2+ बनाता है नीला होने के लिए, और प्लस इसके पास आने वाला है NO3 पे एक माइनस। तो जो इसका 2 है इसके नीचे जाएगा, जो इसका 1- है वो इसके नीचे आएगा। तो 1 लिखने का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो NO3 के नीचे आपका चला गया कितना? 2 चला गया। तो देखिए आपका जो यौगिक है वो बन गया CuNO3, उसके बाद ट्वाइस
और प्लस में किसको अलग छोड़ दिया, Ag को। तो यहाँ पर ये जो आपका बना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आपका बना है CuNO3 ट्वाइस, यही तो है आपका नीला विलयन। कौन सा विलयन है, नीला विलयन। जहाँ भी आपको Cu2+ मिल जाएगा तुरंत ही उसका रंग नीला हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए इस सवाल में पूछा था कि कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है एकदम आसान सवाल, लेकिन इसने आपकी टांग पकड़ के खींच दी। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, तो तैयार रहिए हर टाइप के सवाल के लिए। इसीलिए मैं आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप 65+ अगर पाना चाहते हैं ना, तो आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, देखा आपने ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही था, ये ध्यान में रख लीजिएगा, AgNO3। चलिए अगला सवाल जरा देख लें तो फटाक से। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। अब जाहिर सी बात है कि आपने जल में घोला होगा, तो जल का अपना कुछ वाष्प दाब होता है, जल का अपना कुछ वाष्प दाब होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें ग्लूकोज मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक कुछ कम हो जाएगा, किसके नियम से, राउल्ट के नियम से, अर्थात जो हमने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ा था उससे। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब पहले की अपेक्षा कम हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो ग्लूकोज मिलाने पर कुछ कम हो गया, सुक्रोज मिलाएंगे तो कुछ और कम हुआ होगा, NaCl मिलाएंगे तो और कम हुआ होगा, K2SO4 मिलाएंगे तो और कम हुआ होगा। सबसे ज़्यादा किस में कम हुआ होगा, यही पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ना सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए कि जल का वाष्प दाब मान के चलिए 760 mm पारा है। कितना mm पारा है, 760 mm पारा है। अब मान लीजिए कि जो आपने पहला मिलाया उसके कारण इसका घटकर हो गया 750, ठीक है। जो दूसरा हो गया उसके कारण इसका घटकर हो गया 730, जो तीसरा आपने मिलाया उसके कारण इसका घटकर हो गया 710, जो चौथा आपने मिलाया उसके कारण घटकर हो गया 700। तो बताइए सबसे कम वाष्प दाब वाला कौन सा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नंबर 4। तो कौन सा है सबसे कम, नंबर 4। तो नंबर 4 सबसे कम वाष्प दाब हुआ क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है। याद करिएगा, इसमें कितने की टोटल कमी हुई है, 60 की। इसमें कितने की हुई, 50 की। इसमें कितने की हुई, 30 की। और इसमें कितने की हुई, 10 की। मतलब सबसे ज़्यादा जब कमी हुई ना, तभी तो विलयन का वाष्प दाब सबसे कम रहा। याद कर लीजिएगा, तभी तो विलयन का वाष्प दाब सबसे कम रहा, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि हमें देखना होगा कि वाष्प दाब का अवनमन ज़्यादा किस में होगा। अब वाष्प दाब का अवनमन ज़्यादा किस में होगा हमको ये देखना है। तो अगर हम वाष्प दाब का अवनमन ज़्यादा किस में होगा ये देखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस उदाहरण को मैं हटा रहा हूँ अब यहाँ से। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन किस में सबसे ज़्यादा हुआ है, तब तो ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तब तो ये एक कैसा गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का जो अवनमन है वो अणुसंख्य गुणधर्म है, ध्यान दीजिएगा, अणुसंख्य गुणधर्म है। और ये निर्भर किस पर करता है, आई पर। और जो आई है वो निर्भर किस पर करता है, आयनों की संख्या पर। अर्थात जहाँ पर आयन ज़्यादा होगा वहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म ज़्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन ज़्यादा होगा। और जब वाष्प दाब का अवनमन ज़्यादा होगा तो विलायक का क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा घटेगा और सबसे कम हो जाएगा उसका वैल्यू। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, आपके एक बार 20 रुपये खर्च हुए, एक बार 30 खर्च हुए, एक बार 50 खर्च हुए। तो सबसे कम पैसा आपके पास कब बचा, जब आपने सबसे ज़्यादा खर्चा किया, ठीक है ना। ध्यान में रख लीजिएगा आप इस बात को। तो एक प्रकार से देखें तो हमको यहाँ पे आयन ही पता करना है, जिसका आयन ज़्यादा होगा उसका अवनमन ज़्यादा होगा। और अगर अवनमन ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब अपने आप कम हो जाएगा, वाष्प दाब अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देख लीजिए ना, नॉर्मल ही तो है। आयन पता करिए, आपको तुरंत आंसर पता चलेगा। इसमें ग्लूकोज में आयनन होता ही नहीं है, वैसे ही खत्म। सुक्रोज में आयनन होता नहीं है, वैसे ही खत्म। NaCl में आयनन होता है, एक Na+ बनता है, एक Cl- बनता है, कुल कितने होंगे, 2। इसमें K2SO4 में देखिए, K2 तो 2 पोटेशियम प्लस बना लेता है और सल्फेट अकेले SO4 पे 2- बनाता है। तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें 3 है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा गिरेगा इसी में, तो सबसे कम वाष्प दाब इसी का होगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ सबसे कम वाष्प दाब पूछा है,
इसका मतलब वाष्प दाब का अवनमन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उल्टी चीज़ है ये। अवनमन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अवनमन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर अवनमन सबसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। और अवनमन सबसे ज़्यादा कम होगा जब आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। अवनमन सबसे ज़्यादा कब होगा जी, जब आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, क्योंकि 1/2 गुणांक आपके सिलेबस में आ चुका है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वही कहानी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहा होगा वही अनुचुंबकीय होगा। तो इसका आंसर आप लोग सीधा सीधा जान लीजिए, O2 है। और इसकी व्याख्या MOT के आधार पे की जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जब उसमें सबसे ऊपर जाके आपका P उपकोष के डिब्बों में डिब्बे बनाए जाते हैं, एक डिब्बा ऐसे बनाया जाता है, फिर एक यहाँ पे बनाया जाता है, और फिर एक इधर बना के 3 वाला, फिर आपका जो है उसके 2 डिब्बे ऊपर बनाए जाते हैं। आपने बनाया होगा 11 में आणविक कक्षा कार्य, याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब ऊपर भरता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 भरते हैं। तो 6 नहीं 8, 1 2 3 4 फिर 5 6 फिर 7 और 8। तो यहाँ पे जो है आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये होता है अनुचुंबकीय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि O2 अणु अनुचुंबकीय होता है क्यों, O2 अणु अनुचुंबकीय होता है क्यों, तो आप कहेंगे कि चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी व्याख्या हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसे आप हिंदी में कहेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लेना। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पे O2 के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या की जाती है। बाकी लोग में आप देख सकते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, युग्मित रहते हैं, इसीलिए ये लोग प्रतिचुंबकीय हैं। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है। बाकी आप यौगिक की संरचना बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए हम जरा इस सवाल की बात कर लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो वही तो मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया। पहले सवाल में मैंने आपको क्या बताया, जरा देखिए तो ध्यान से। पहला सवाल आपके लिए तो आपकी स्क्रीन पर यही दिखा था ना, देखिए जरा क्या है यहाँ पे सवाल में। इस सवाल में यही तो आपको बताया गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि के का मात्रक का फॉर्मूला होता है मोल पे 1 - 1 लीटर पे n-1 और सेकेंड पे -1। और जैसे इसमें आप वैल्यू रखेंगे n की वैल्यू 1, क्योंकि प्रथम कोटि का पूछ रहा है, तो ये दोनों लोग कट के ख़त्म हो जाएंगे 0, और सेकेंड पे केवल क्या बचेगा -1। आप इसी लाइन को 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन लिख लीजिएगा, आपका काम ख़त्म है। मैं चलता हूँ सवाल पे, देखता हूँ सवाल क्या पूछा हुआ है। देखिए आप, सवाल आपका ये पूछा हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है। तो चूंकि 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है, 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है, इसलिए कौन सी आयु होगी जी, अर्ध आयु होगी। कैसे, अरे 100% ही तो टोटल होता है, और जब 50% हो गया मतलब आधा हो चुका है, तो कौन सी आयु होगी, अर्ध आयु होगी। तो एक बात देख लीजिए आप लोग, T½ बराबर कितना दे दिया 100 सेकेंड। अर्थात जैसे ही सवाल में लिखा गया कहीं अर्ध आयु, तुरंत ही आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे कि जो समय दिया होगा वो अर्ध आयु होगा। 50% दिया है तो आप समझेंगे कि अर्ध आयु ही दिया है, और तुरंत ही वहाँ से अलग कर लेना है किसको, T½ को। आपसे पूछ क्या रहा है, वेग स्थिरांक के पूछ रहा है। तो ज़रा देखिए क्या हम इन दोनों में एक फॉर्मूला अर्थात रिलेशन जानते हैं क्या। तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
क्या जानते हैं, आपने देखा है कि के बराबर 0 सॉरी मैं सीधे ये भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन आपने याद किया होगा। तो आपने इस रिएक्शन को ऐसे याद किया होगा, टी हाफ बराबर 0.693 तो हम करेंगे के को इस साइड में लेके आ जाएंगे और टी को इधर भेज देंगे ऊपर से नीचे। तो के बराबर आपको मिल जाएगा 0.693 हाफ। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया आपका 0.693 हाफ का मतलब कितना है 100। तो ज़रा देखिए इस सवाल को थोड़ा वैज्ञानिक संकेतन में बदलने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्या होने वाला है आपका, इसको आप लिख लीजिए 6.93 और चूंकि एक अंक आप दशमलव को आगे ले गए हैं तो 10⁻1 माइनस में बढ़ जाएगा और नीचे 100 है तो 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर लगाता हूँ, देखिए आप लोग क्या होने वाला है 6.93 इंटू, एक मिनट छोड़िए जाने दीजिए, इधर साइड में देख लीजिए आप, अगले पेज पे देख लीजिए। तो आपका है 6.93 इंटू 10⁻⁻1 और ऊपर जाएगा तो वो भी 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, दोनों की वैल्यू माइनस में हो गई तो 6.93 इंटू 10⁻−3। अब चूंकि आप कौन सी कोटि का निकाल रहे हैं, सवाल में देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको दी गई है, कौन सी दी गई है, प्रथम कोटि की। तो के का मात्रक इसका क्या हो जाएगा जी, ये आप के निकाले हैं ना के, तो के का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा सेकेंड पे -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सरलतापूर्वक आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान सवाल था और ये पूछा गया था टोटल 3 नंबर में। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट सवाल देखते हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, प्रूफ करने के लिए दिया गया है। चलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, आशा करता हूँ कि आपने ये सवाल लगा लिया होगा क्योंकि मैंने आपको इसे होमवर्क में भी दिया था। मैं आज आपको इसको बताता हूँ क्योंकि देखिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूछा कितने नंबर पे गया, 4 नंबर में पूछा गया, याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो सबसे पहले इस सवाल में आपका अर्ध आयुकाल दिया है, तो चूंकि अर्ध आयुकाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूंकि अर्ध आयुकाल बराबर टी हाफ दिया हुआ है तो तुरंत आप सूत्र लिखेंगे कि टी हाफ बराबर 0.693 मैंने आपको एक बात बताई हुई थी, जब इस प्रकार का आप सवाल प्रूफ करेंगे तो आपके सवाल में 2 शर्तें दी गई होंगी। जैसे इसी में देखिए एक शर्त अर्ध आयु की दी गई है और एक शर्त 99.9% की दी गई है। इस अर्ध आयु की जगह कुछ और दिया जा सकता है, लेकिन हाँ अगर अर्ध आयु दिया तो आप फायदे में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आपका काम हो जाएगा। नहीं तो इसी टाइप के आपको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। जैसा मैं अभी आपको एक समीकरण बना के दिखाऊंगा तो आपको दूसरा समीकरण भी समझ में आ जाएगा कि वो बनता कैसे है। ठीक है ना, तो जरा देखिए कि जब आपको 2 शर्तें मिलती हैं तो मैंने बताया था कि जो आपकी पहली शर्त होती है उससे हमेशा आप के ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं जी, के ज्ञात करते हैं, याद रख लीजिएगा, उसकी पहली शर्त से हमेशा आप के ज्ञात करेंगे। तो अभी तो मेरा टी हाफ इसमें दिख रहा है, इसीलिए मैं इस के को फिर से इधर भेजता हूँ। तो के बराबर क्या मिलने वाला है 0.693 बटे टी हाफ, ये मिल गया आपको। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे आप कि आया क्या, जो आपको पहला समीकरण मिल गया तो आप चलिए अब दूसरी शर्त पे, चूंकि 99.9% पूरा होने में लगा समय है। कौन सा समय है, 99.9% पूरा होने में लगा समय। तो जो कुछ भी पूरा हो गया है उसे हम यक्स मानते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी पूरी हुई सांद्रता या कम हुई सांद्रता। तो अगर उसने पूर्ण हुई लिखा है तो उसने एक्स दिया हुआ है। तो क्या कहीं पर आपको ए दिख रहा है क्या सवाल में, प्रारंभिक सांद्रता कुछ भी सवाल में कहीं पर दी गई है?
तो आपका जवाब आएगा नहीं सर जी, नहीं दी गई है। तो मैंने कहा क्यों डरते हो, तब तुरंत ही मान लो प्रारंभिक सांद्रता को ए। कितना मान लेंगे आप, प्रारंभिक सांद्रता को आप मान लेंगे ए। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक सांद्रता जो होगी उसको आप मान लेंगे ए। और चूंकि कह रहा है 99.9% पूर्ण हो रही है, तो 99.9% पूर्ण हो रही है। ध्यान दीजिएगा आप, 99.9% पूर्ण हो रही है। ठीक है, इसलिए यह यक्स होगा। क्या होगा जी, एक्स होगा। ये जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी आपकी एक्स की वैल्यू। तो जो एक्स होगा किसका 99.9% पूरा होगा, जरा बताइए तो। इस ए का 99.9% पूरा हुआ होगा, तो आप लिखेंगे ए का 99.9%। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ए और गुणा आ जाएगा 99.9 बटे कितना, 100। तो आपने जब इसका गुणा किया तो आपको मिल गया 99.9 बटे 100, और उसके साथ कौन लगा रहा ऊपर, ए लग गया। क्या लग गया, ए। फिर देखिए आपको इसलिए ए माइनस एक्स निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो हमेशा ए माइनस एक्स आता है। कैसे, जरा मैं आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फार्मूला आपका है टी बराबर 2.303 बट्टे के, फिर लॉग बेस 10 ए बट्टे ए माइनस एक्स, ए बट्टे ए माइनस एक्स। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको नीचे ए माइनस एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसकी ज़रूरत पीछे आपको पड़ रही थी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब जरा हम लोग फिर आगे देखते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में आपका, यहाँ पे देखिए ए माइनस एक्स आप निकाल रहे थे, तो ए को तो ए ही रहने देंगे, और यक्स की जगह आपका आया है 99.9 बटे 100, और उसके बाद ए। तो हम इसमें लॉसा ले लेंगे 100 को। तो जैसे ही 100 को लॉसा लेंगे आप, 100 का तिरछा गुणा ए में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 और माइनस 99.9 ए, 99.9 ए। अब आप 100 में से ज़रा 99.9 घटाइए, तो कैसे घटाएंगे आप, क्या ऐसे घटा देंगे क्या, 99.9। तो आपका जवाब होगा ना ना, ऐसे नहीं घटेगा। कैसे घटेगा, तब सबसे पहले आपको 100 में दशमलव लगाना पड़ेगा, तब उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, इधर 9 लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा, 99 लिखा जाएगा। कैरी लेंगे यहाँ पे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 ने पूरा दे दिया, 0.1 बच गया आपका। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली हमको 0.1 ए बटे 100 मिल गई। तो ज़रा देखिए, मैं इसे और सॉल्व कर लेता हूँ जिससे आसान हो जाए। ए माइनस एक्स बराबर आया क्या आपका, ये आया था आपका 0.1 ए अपॉन 100। मैंने कहा आप 10 का गुणा करा दीजिए, दशमलव हो जाएगा ख़त्म। तो जैसे ही आपने गुणा कराया, ऊपर आ गया 1 ए बटे 1000। फाइनली जो हमको ए माइनस एक्स है वो मिल गया ए बट्टे 1000, अर्थात ये जो ए माइनस एक्स की वैल्यू है ना, उसी को हम इक्वेशन में रखने वाले हैं। अब तुरंत आप लिखेंगे, चूंकि प्रथम कोटि के लिए, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए तुरंत ही आप रिएक्शन झोंक दीजिए, सॉरी फार्मूला झोंक दीजिए आप लोग। क्या फार्मूला है, टी बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो आपका समय था वो कितने परसेंट का निकल रहा था, 99.9% का निकल रहा था। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी और नीचे छोटा सा 99.9% ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी किताबों में लिखा जाता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो हमारा टी हाफ था उसको वैसे ही रहने देते हैं, और इस टी को टी 99.9 कर लेते हैं। ठीक है, शुरू हो जाइए। समीकरण 1 से आप उठाइए और के का मान यहाँ पर रख दीजिए। जरा देख लीजिए पीछे समीकरण 1 क्या मिला था आपको, यहाँ पे मिला हुआ है के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। वही चीज़ हम यहाँ पे लेके चलेंगे।
देखिए ज़रा क्या आता है। पहले देखिए आप लोग, यहाँ पे आया हुआ है, हम लोग इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे तो तुरंत ही हमको इधर मिलेगा टी 99.9 बराबर, ये था 2.303 बटे के की जगह लिखना है आपको 0.693 और बट्टे क्या लिखना है टी हाफ, बट्टे लिखना है टी हाफ। उसके बाद इनटू लॉग बेस 10 और ए अपॉन ए माइनस यक्स था। ज़रा आप देखेंगे इतना दूर तो मैंने ए माइनस एक्स की ही वैल्यू निकाली है ना, ए अपॉन 1000, तो झोंक दीजिए आप उसको तुरंत, क्या हो जाएगा ए अपॉन 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 1000, तो ए से एक कट गया आपका, जो आपका 1000 नीचे था वो चला जाएगा ऊपर। देखिए अभी एक काम मैं और करता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो आपका ये 0.693 मिलता है वो किसका किसका गुणा करने पर मिलता है आपस में जी, ये मिलता है 2.303 गुणा 0.3010 का गुणा करने पर मिलता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये जो हमारा 2.303 बट्टे दिख रहा है, ज़रा इसको देखिए आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे इस सवाल में। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, फंस जाते हैं बहुत सारे लोग इसमें। तो 2.303 रहने दीजिए इसको, और उसके बाद नीचे जो 0.693 है उसको आप वही वाला रख दीजिए मान, 2.303 गुणा 0.693 इसको रख दिए आप। और चूंकि ये जो टी हाफ है वो भी नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका टी हाफ। और यहाँ पे आपका बचा लॉग बेस 10 और टोटल बचा आपका 1000। कितना बचा 1000। अब देखिए 2.303 से 2.303 कट गया, यहाँ पे लगा था आपका दशमलव। अब बचा क्या आपका टी हाफ। एक काम मैंने गलत किया क्या, एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, देख नहीं रहे हैं आप लोग लगता है, देखते जाइए। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर मुझे लिखना था 0.3010, तो मैं ऊपर लिखता हूँ टी हाफ, मैं ऊपर लिखता हूँ टी हाफ, और नीचे मैं करता हूँ ये जो 3010 है ना, मैं उसके बाद छोड़ देता हूँ किसको, ये 0 और 10 को, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, मैं इसको खाली लिख देता हूँ 0.3। याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग क्या होगा। अब यहाँ पे गुणा में लॉग, नीचे इसका बेस 10 था और सामने जो 1000 था उसको आप 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे एक फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा कि लॉग और बेस 10 हो चाहे कोई भी हो, अगर m की पावर n लिखा है तो वो घात चली आती है लॉग के आगे, जिसे हम n लॉग और नीचे बेस वाला 10 लिख के और आगे केवल क्या लिख देते हैं m लिख देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, अब आगे की कहानी क्या शुरू होने वाली है। आपको मिला यहाँ पे जो टी हाफ था और बट्टे 0.3 था, तो आप एक काम करिए ना, इसमें 10 का गुणा करा दीजिए, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका लॉग वाला बचा हुआ था वैल्यू, लॉग की वैल्यू ज़रा उससे निपटिए आप, ज़रा देखिए तो लॉग की वैल्यू में आपको क्या दिख रहा था, मैं अलग पेन ले रहा हूँ। लॉग की वैल्यू में आपको ये दिख रहा था, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गया, ये लॉग है, तो लॉग की वैल्यू में आपको घात में 3 दिख रहा है, तो 3 को आप सामने कर लीजिए, 3 को आप सामने कर लीजिए, तो चला आएगा आपका 3 आगे, 3 लॉग और बेस 10 और सामने भी 10। तो एक बात याद कर लीजिए, जब बेस और परिमाण अर्थात आधार और परिमाण दोनों एक ही होता है तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे लॉग x की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वही चीज़ को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी। देखिए आप लोग यहाँ पे आपका मिला टी हाफ गुणे 10 और बटे 0.3 में जब 10 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आया आपका 3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो ये कट गया। आपका आया कितना 399.9, इस साइड में चल रहा था ना पूरा, इधर क्या चल रहा था 399.9 बराबर टी हाफ हो गया, टी हाफ ध्यान दीजिएगा आप लोग, और गुणे कितना हो गया 10 हो गया। जो टी हाफ था
आप इसको क्या बोलते हैं, टी हाफ को आप बोलते हैं अर्ध आयु, टी हाफ को आप बोलते हैं अर्ध आयु, और इसको आप बोलेंगे 99.9% पूरा होने में लगी आयु। तो 99.9% जो पूरा होने में लगी आयु है वो है टी हाफ अर्थात अर्धायु का कितना गुना, 10 गुना। यहाँ से प्रूफ होता है, तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होगा। तो मैंने आपको पूरी तरीके से इस सवाल को समझाकर बता दिया है। मैंने कहा ना आपसे, इस तरीके के सवाल में 2 शर्तें बनती हैं। जो 2 शर्तें बनती हैं आपको उन्हें सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली शर्त तो आपकी टी हाफ बन गई, इसीलिए बहुत फ़ायदा मिल गया आपको। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल गया, क्योंकि एक ही लाइन में क्वेश्चन 1 बन गया। अगर यहाँ पे टी हाफ न देकर कोई और परसेंट दे दिया होता, जैसे 90% दे दिया होता, तो आप लोग यही काम करते जो यहाँ पे किया गया था कि 99.9% पूरी हो रही है, तो घटा के आपका बचेगा 0.1 A/100। तो वहाँ पे हम कहते हैं 90% पूरी हो रही है, इसीलिए 10/100 बचता, अर्थात 10% बचता, तब उसमें बदलाव आता हमारा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो 2 शर्तें आपकी बन सकती हैं। देखिए अभी आगे ऐसे सवाल और मिलेंगे तो मैं आपको उनको पुनः बताऊंगा। फिलहाल आप इसको तैयार रखिए, क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा गया सवाल है। जो आप समझ रहे हैं समझ लीजिए, नहीं समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो रट लीजिए, यही आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। आज का अपना ज़रा होमवर्क देख लीजिए क्या है। आज का आपका होमवर्क है अकार्बनिक रसायन से संबंधित, जिसमें आपको बनाना है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रासायनिक समीकरण भी लिखिएगा, रासायनिक समीकरण भी लिखिएगा, और डाइक्रोमेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया, मैंने बताया था ना, अम्लीय माध्यम में जब H2SO4 से क्रिया करता है तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, उसी रिएक्शन को आपको लिख देना है। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका उप सहसंयोजी यौगिकों से संबंधित है, जो कि समावयवता आप सिलेबस में आ गई है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। 2 प्रकार की समावयवता है, एक आयनन समावयवता और एक ध्रुवण समावयवता। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है ध्रुवण, वही प्रकाशिक वाली आपको लिखना है प्रकाशिक समावयवता। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए। चलिए।